Good evening friends, welcome to Prep on IAS and this is our lecture number 7 in the series of Basic Geography। और इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था आवर प्लेनेट अर्थ और उसके कुछ मेजर फीचर्स, है ना। इस चैप्टर में देखेंगे हम आवर कंट्री इंडिया, द लैंड ऑन विच वी लिव एंड मेक आवर लिविंग्स। सो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा इंडिया की जो एज ए फिजिकल बॉडी ब्यूटी है स्पेस से देखने में जैसा दिखता है वो दिखा दूं, जिससे आप इसे कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ कि ये सच में ग्लोब है। अगर ये पूरा ग्लोब दिख रहा है आपको एक तरह से, तो उसमें इंडिया का साइज़ वाकई में कितना बड़ा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इंडिया का एक्सटेंट है। थोड़ा सा रफली मैं इसे रीड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि मैप में क्लियरली आपको हो सकता है वीडियो में एज सच ना दिखे क्वालिटी की वजह से। ये तो हो गए लैंड बॉर्डर जो येलो लाइन से मार्क किए हैं मैंने इंडिया के, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये डायरेक्टली इंडिया से लैंड शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और कुछ और कंट्रीज़ एक दो ऐसी हैं जो हमारे जो वाटर वाला पोर्शन है, जहाँ वाटर से बाउंड्री शेयर करता है इंडिया एज ए फिजिकल बाउंड्री वाटर में है, वहाँ पे हम श्रीलंका और एक और नेशन है, क्या नाम है उसका, मालदीव्स। इनसे भी मालदीव्स इनसे भी ये भी हमारे सी नेबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरल मैंने दिखा दिया इंडिया का एक्सटेंट, और उससे जो लगी हुई बॉडीज़ हैं अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ की हमारे जैसे लोग और रहते हैं वो दिखा दिए। तो फिर आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इंडिया इज़ ए वास्ट जोग्राफिकल कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एक्सपेंस है इंडिया का। एंड नॉर्थ में इसके हिमालयाज़ हैं, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। आप इसको एटलस निकालिए और प्लीज़ ये जो लेक्चर है इसमें आप एटलस लेके बैठिए तो आपको इंडिया का थोड़ा सा जो फीचर्स हैं वो हम चैप्टर के साथ जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। मैं तो बताऊंगा ही इनको ये कहाँ कहाँ हैं, पर आप भी देखते रहिए। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब का एरिया है। और इसका जो कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सटेंट है वो 3200 किलोमीटर है। एंड फ्रॉम जो अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ एक्सटेंट है वो 2900 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा गूगल अर्थ पर फिर से आ जाते हैं और देखते हैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बात कर रहे हैं बेसिकली ये जो एक्सटेंट है इंडिया का है एज ए कंट्री, जो फिजिकल एक्सटेंट है मेनलैंड ऑफ इंडिया, उसका कितना, और इंक्लूडिंग जो हमारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, इनको मिला के करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ से लेके जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसकी लेंथ करीब कितनी है 2900 किलोमीटर उसकी। और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ से लेके करीब आप यहाँ तक कन्याकुमारी तक मेनलैंड पे आ जाइए तो उसकी लेंथ है करीब 3200 किलोमीटर। आप इस लेंथ को गूगल अर्थ पे भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको आइडिया लग जाए। यहाँ साइड में लेंथ मेज़र करने का एक टैब आ रहा होगा, आप उस पर जाइए, डिस्टेंस मेज़र करने का कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लीजिए। मान लो मैं ये नॉर्थ वाला किया है पहला पॉइंट, और इसको ये मैं कन्याकुमारी तक मिला दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कितनी दिखा रहा है ये डिस्टेंस 3200 किलोमीटर, जो कि एनसीईआरटी में लिख रखी है, मैंने बात की है। तो ऐसे आप इसकी डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं गूगल मैप्स पे भी या गूगल अर्थ पे, और आपको फिर आइडिया लग जाएगा
कि हाँ ये कंट्री वास्तव में कितना बड़ा है। ये हो गया थोड़ा सा फिजिकल एक्सटेंट की बात। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में बात करें हम तो जो सदर्न इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, कितना ईस्ट है, वो 68 डिग्री ईस्ट के करीब है। आप कर्सर को इस पॉइंट पर रखिए तो वो यहाँ के लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों बता देगा, और लॉन्गिट्यूड वो बता रहा है करीब 68 डिग्री। सिमिलरली आप इस पॉइंट पर रखिए तो वो यहाँ आपको साइड में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएगा। यहाँ साइड में वो यहाँ का लॉन्गिट्यूड कितना है 97 डिग्री ईस्ट। सिमिलरली यहाँ का लैटिट्यूड क्योंकि हम नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं तो कन्याकुमारी का लैटिट्यूड जो करीब बताएगा वो आपको 8 डिग्री नॉर्थ, एंड जो कश्मीर का बताएगा वो आपको 37 डिग्री नॉर्थ। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में एक्सटेंट हो गया, लॉन्गिट्यूड में कितना हो गया 97 माइनस 68 हो गया करीब 29 डिग्री, करीब करीब याद रखना है आपको। और 37 माइनस 8 डिग्री भी करोगे तो आप कितना आता है करीब करीब 29 डिग्री। तो बोथ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो करीब 29 डिग्री है, और जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट वो थोड़ी डिफ़र कर जाती हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है कि भाई एक ही लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में जो डिफरेंस है वो तो सेम है, पर लेंथ में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एज वी मूव टुवर्ड पोल जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है स्पेस में वो कम होता जाता है, एंड वी आर मेजरिंग एट अबाउट 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 24 डिग्री नॉर्थ पे हम मेज़र कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंसेस। तो ये लॉन्गिट्यूड की जो बीच में डिफरेंस है वो मैंने बताया था पोल की तरफ घटता जाता है, इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, तो इसलिए ये डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कम है सेम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के लिए एज कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो कि 3200 किलोमीटर है फॉर द सेम लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ 29 डिग्री। ये हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सारी बातें कर ली हैं और उसकी जो लेंथ है उसकी भी बात कर ली है। एक और चीज़ यहाँ देखिए कि इंडिया का ये जो डेक्कन वाला पार्ट है ये क्या है, समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, नाम आप पढ़ लीजिए और आगे बात करते हैं। इधर इंडियन ओशियन है साउथ में। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 3 तरफ वाटर बॉडी से घिरी रहती हैं तो उन्हें हम पेनिनसुला बोल देते हैं। तो यहाँ पे यही फैक्ट लिख रखा है कि पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surfaces and the coast and islands present a diversity of landforms. तो फिजिकल इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, तो फिजिकल डाइवर्सिटी तो है ही। आपको जो स्पेस से जो मैप दिख रहा है गूगल अर्थ पे वो तो दिख ही रहा होगा कितना डाइवर्स है। उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, किसकी, क्लाइमेट और फिजिकल डाइवर्सिटी की वजह से। फिर भी हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, नेशन जिन्होंने बिल्डअप किया था आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त, उन्होंने कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से हमें यूनाइट कर दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, वी आर ए नेशन, सिंगल नेशन है, ठीक है, एंड वी पुट ह्यूमन वैल्यूज अबव आवर पर्सनल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज। तो इन सब की जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर डेमोक्रेसी रहेगी हमारे नेशन में, जो कोई भी मर्जी नहीं है कि वो अपने हिसाब से राजतंत्र या पॉलिटी चलाए। थोड़ा सा लोकेशनल सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये बात हो गई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। अब आ जाते हैं हम इंडिया की लोकेशनल सेटिंग पे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो लाइन है जहाँ पे कि डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं ओवरहेड एटलीस्ट 1 डे ईयर, है ना, ओवरहेड रेज पड़ी जाती हैं, वो हमारे कंट्री के बीचों बीच से निकलता है। कहाँ से निकलता है वो, हमारी कंट्री के बीचों बीच से, करीब यहाँ से गुजरात, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान में, मध्य प्रदेश, झारखंड,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ से करीब ये 23.5 की लाइन निकलती है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जो नॉर्थ यहाँ तक सन की रेज ओवरहेड पड़ती है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो बेसिकली टॉरेड जोन में है, टॉरेड कह लीजिए आप, या फिर आप कह लीजिए इसे इक्वेटोरियल जोन। और इस वाले को आप जो इस तरफ है ये किस में है, टेम्परेट जोन में, मतलब मॉडरेट हीट रहेगी, टेम्परेचर रहेगा और सर्दियाँ थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगी। इस पोर्शन में हीट ज़्यादा रहेगी और सर्दियाँ मॉडरेट रहेंगी। तो ये याद रखना है आपको। तो इंडिया की जो एज ए कंट्री एम्पल हीट एंड सनलाइट मिलती है, क्योंकि हम जो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है, 8 डिग्री से लेके यहाँ 37 तक हम करीब जो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके आसपास ही बसे हुए हैं। तो हमें जो सनलाइट है वो एम्पल मिलती है और इसीलिए एग्रीकल्चर फ्लोरिश करता आ रहा है सदियों से। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, ये देख लिया। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री एंड 37 डिग्री एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 68 एंड 97, ये भी हमने देख लिया है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दें, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है यानी इक्वेटर है, तो फिर इंडिया कहाँ रहेगा? इंडिया बेसिकली यहाँ रहेगा, क्योंकि हम नॉर्थ में हैं और हम इसके ईस्ट में हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। विच हेमिस्फीयर वी लाई, है ना, तो हम ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है, 29 डिग्री। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो जिस लॉन्गिट्यूड पे आप हैं उसके हिसाब से आपके यहाँ सनराइज होने वाला है। अगर आप ईस्ट में हैं तो आपके लिए जल्दी होने वाला है, वेस्ट में है तो लेट। और मैंने ये भी बताया था कि एवरी 15 डिग्री के लिए हमें 1 आवर का डिफरेंस मिल जाता है सनराइज और सनसेट में, या फिर 1 डिग्री के लिए हमें 4 मिनट का मिल जाता है। अब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 29 डिग्री है और यहाँ पे इंडिया है मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, 29 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 2 आवर्स का करीब करीब डिफरेंस मिलेगा सनराइज या सनसेट में, या सन का जो मोशन है एट एनी प्लेस बिटवीन देम। तो यहाँ 2 घंटे का मिलेगा हमें करीब करीब, जो ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है वेस्टर्न मोस्ट प्लेस है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बना दिया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बना दिया है कि भाई कोई बात नहीं, आप भी इसके टाइम को मानिए, ईस्ट वाले भी वेस्ट वाले भी, और उसको हमने कर दिया 82.5 डिग्री पे कि भाई आप भी इसका मानेंगे, आप भी इसका मानेंगे और पूरा देश इसका मानेगा। कुछ कुछ देश जो बड़े हैं उनमें कई सारे टाइम जोन्स हैं, और रसिया में शायद 11 या 9 है, हमने पिछले चैप्टर में किया था, आप उन्हें गिन लीजिएगा, मैंने गिना नहीं है। सो ये जो वाइड डिफरेंसेस है लोकल टाइम में, इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाल दिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री कह लीजिए आप, ईस्ट है, और ये करीब 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट्स किससे, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच में है उससे आगे है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट, तो इन्होंने उसी की बात कर रखी है। इसके बाद आ जाते हैं हम इंडियाज़ नेबर्स, है ना। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अफ़गानिस्तान भी इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला हो गया 1 पाकिस्तान, 2 अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार एंड 7वां बांग्लादेश। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखनी है कि जो बांग्लादेश है और इंडिया की जो बाउंड्री है, अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो किससे करता है, बांग्लादेश से। फर्स्ट नंबर पे कौन है, नंबर 1 कौन है, बांग्लादेश, ना कि चाइना। चाइना है सेकेंड नंबर पर। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और लोग गलत करके आते हैं। इसके ये तो हमारे हो गए लैंड नेबर्स। अब थोड़ा सा सी नेबर्स या अक्रॉस द सी कौन से कंट्रीज़ हैं, तो वो 2 हैं,
एक तो हो गया श्रीलंका और दूसरा हो गया मालदीव। वैसे तो कई सारे हैं पर ये काफ़ी पास हैं। ये जो लक्षद्वीप दिख रहा है और इधर अंडमान एंड निकोबार दिख रहा है, ये हमारे ही अपने आइलैंड हैं, जिसे जो कि इंटीग्रल टू इंडियाज जो फिजिकल साइज है या नेशन है, इंडिया एज ए नेशन है, उसके इंटीग्रल है। फिजिकली तो ये बहुत सेपरेटेड हैं, करीब 2500-2800 किलोमीटर दूर है ये, और ये भी 300-400 किलोमीटर या ज़्यादा ही दूर होगा, है ना, 500 किलोमीटर दूर है। पर ये आप प्लीज़ इसकी डिस्टेंस मेज़र कीजिएगा गूगल अर्थ पे जाके, ये होमवर्क है आपके लिए दोनों का। लेकिन ये हमारे एज ए नेशन, इंडिया एज ए नेशन, ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है। अब इसमें देखिए कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है मेनलैंड का, वो तो करीब 8 डिग्री पे है नॉर्थ पे, लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो करीब 6 डिग्री पे है। इसकी भी आप लोकेशन चेक कीजिए, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और ये करीब 6 डिग्री नॉर्थ पे है। देन आ जाते हैं हम पॉलिटिकल मैप पे। तो बेसिकली लद्दाख और श्रीनगर, ये क्या जे एंड के अलग होने के बाद इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी। 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए, एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। पहले ये एक स्टेट था, अब इसे क्या बना दिया गया है, अब इसे क्या बना दिया गया है, 2 यूटीज बना दिया गया है। और 2 यूटीज को ये दमन दीव एंड दादर नागर हवेली थी, इनको मिला के एक ही यूटी बना दिया गया। मिला के मतलब उठा के यहाँ नहीं ले गए हैं, बस इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक ही कर दिया गया है। तो इस तरह इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ है। ये याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है। पहले तो जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमें 1947 में, और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट और पूरा कमेंसमेंट हो गया था, तो 1950 में हमने पहले इन्हें कई फालतू तरीके से डिवाइड किया, फिर पब्लिक डिमांड थी कि इन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए, तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और फिर अब जो स्टेट्स हैं आप देखेंगे कि एक स्टेट में दूसरी लैंग्वेज है, एक में दूसरी है, वो फिर 1956 में जाके वो काम फाइनली हुआ। अब यहाँ आपके लिए एक होमवर्क देखा है, जो अभी हम कंट्रीज देख रहे थे जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। जो 7 कंट्रीज हैं इंडिया से जो डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर कर रही थी, उनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसकी अपनी कोस्ट नहीं है या फिर वो वाटर बॉडी से लगी हुई नहीं है। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ फिर पूछिए। ये तो हो गया इंडिया का जो बेसिक लोकेशनल सेटिंग। अब मैंने जैसे बात की थी कि इंडिया एज ए फिजिकल बॉडी कितना ब्यूटीफुल दिखता है स्पेस में से, तो उसके कुछ फीचर्स हैं वो हम पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर मैं आपको गूगल अर्थ पे भी एक एक से करवा दूंगा। तो बेसिकली जो नॉर्थ में ये जो रेंजेस हैं जो कि नेपाल के थ्रू होते हुए, सिक्किम, भूटान के थ्रू होते हुए कहाँ ईस्ट तक जाती हैं, नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती हैं, उसमें 3 लेयर हैं कुछ पार्ट तक, तो यहाँ तक तो, और बाद में वो लेयर 2 ही रह जाती हैं, आपको दिख रही होंगी ये 2 लेयर। ये क्या है, ग्रेट हिमालय माउंटेन चेन्स हैं, उसमें वेस्ट हिमालय, इस साइड में तो हमें 3 पैरेलल रेंज मिलती हैं हिमालयाज में। पहली हम बोल देते हैं ग्रेट हिमालयाज, सेकेंड हम बोल देते हैं मिडिल हिमालयाज, एंड थर्ड हम बोल देते हैं लेसर हिमालयाज। ये मैं पूरा लिख देता हूँ, हिमालयाज या फिर शिवालिक भी बोल देते हैं। लेकिन ईस्ट में आप जाएंगे तो ये रेंज 2 ही रह जाती हैं, 3 रेंज नहीं मिलती हैं, और इनके ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो ग्रेट हिमालय में ही नेपाल में जाके एक माउंटेन पीक है, नेपाल चाइना बॉर्डर के करीब, क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। देन नॉर्थ ईस्ट साइड में भी कुछ रेंजेस हैं हिमालय के, उनका नाम, उन्हें हम जनरल एक लाइन में बोल देते हैं ट्रांस हिमालय, बियॉन्ड हिमालयाज जो रेंज है ना, इसमें लद्दाख है
एंड काराकोरम 2 फेमस हैं, और उसके अलावा भी हैं। और तो काराकोरम रेंज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटेन है जिसका नाम क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और वो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है एट अबाउट 8611 मीटर्स उसकी हाइट है। उसकी कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8848 मीटर। ये दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है। माउंटेन्स जो सराउंड किए हुए हैं इंडिया को नॉर्थ साइड में। अब और फीचर्स देखते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए थे। प्लीज़ जो कमेंट्स हैं उनमें मुझे बताइए कि ये माउंटेन कैसे फॉर्म हुए थे। ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया की जो कंबाइंड प्लेट है, उससे जाके इंडिया टकराया था और कुछ पोर्शन इसका नीचे धंस गया था, तो उससे ये वाला एशियन प्लेट ऊपर उठ गई थी और इंडिया का कुछ नीचे धंस गया था। उससे ये जो आपको वैली दिख रही है ग्रीन कलर में, ये बनी थी। ठीक है, इस वैली को जब रिवर्स ने, जो हिमालय से आने वाली रिवर्स ने, उन्होंने सेडिमेंट से फिलअप कर दिया तो यहाँ प्लेन्स बन गए थे। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो अर्थ के कैसे काम करते हैं, क्या ड्राइविंग फोर्स है, और किस चीज़ के इंटरेक्शन से कौन सी बॉडी जन्म लेती है या फिर ओरिजिन होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं कभी कभार, ओरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस या ओरोजेनिक फोर्सेस। तो हिमालय बने, तिब्बत बना टक्कर की वजह से, यहाँ रिफ्ट, यहाँ वैली बनी क्योंकि इंडिया ट्रेंच जिसे बोलते हैं, इंडिया का जो पोर्शन था वो जो यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया था। लेकिन ये ट्रेंच किसने भर दी, जो हिमालय से आने वाली बहुत सारी रिवर्स हैं उन्होंने ये भर दी। धीरे धीरे टाइम में हिमालय को इरोड करते गए, इसको भरते गए। तो ये 2 मेन रिवर्स थी, एक तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, एक इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। एक ट्रांस हिमालय रिवर भी जो कि इंडिया में आ जाती है बाद में, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, जो करीब यही मानसरोवर जहाँ से इंडस निकलती है वहीं से निकलती है और ऐसे सिक्किम में तिब्बत में होते हुए एक टर्न लेती है। यहाँ पे नामच बरुआ एक क्या बोलते हैं माउंटेन है, माउंटेन पीक है उसके पास से, और फिर ये इंडिया में एंटर कर जाती है और फाइनली बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, जहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो चीज़ होती है कि मान लो पानी बहुत फ्लैट सरफेस पे बह रहा हो तो वो कभी ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, अगर बहुत स्टीप सरफेस है तो वो सीधा जाएगा, वो कहेगा मुझे जल्दी नीचे जाना। लेकिन बहुत फ्लैट सरफेस है तो वो वेंडरिंग करते हुए, मिएंडरिंग करते हुए, टहलते मटकते हुए जाएगा और फिर वो बड़ी वाटर बॉडी जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसे जो पोर्शन बन जाता है जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलने वाली होती हैं, वहाँ जो इंक्लिनेशन है या फिर जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं रहता है, तो पानी वेंडर या मेंडरिंग करने लगता है, तो वो एक ट्रायंगुलर शेप बना लेता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट को घर में भी कर सकते हैं। उस ट्रायंगुलर शेप को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा। और जहाँ नदी किसी वाटर बॉडी से मिल रही होती है, फिनिश हो रही होती है, उसकी जर्नी खत्म हो रही होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उस पॉइंट को माउथ, नदी के एंड पॉइंट को हम माउथ बोल देते हैं। और नदी जहाँ से निकलती है, मान लो ये मानसरोवर लेक है तिब्बत में, या फिर कैलाश माउंटेन है तिब्बत में, यहाँ से इंडस और कौन सी ब्रह्मपुत्र निकल रही हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, हेड ऑफ ए रिवर। तो हेड और माउथ में परेशान नहीं होना है। माउथ में आप समझ लीजिए कि एंड है और हेड मतलब स्टार्ट है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा जो नॉर्थ की रिवर है जो कि कहाँ से निकल रही हैं, जो लॉन्ग माउंटेन रेंजेस हैं, लॉन्ग एंड हाई माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ में, उन पर जो ग्लेशियर्स बने हैं उसमें से निकल के ये इन प्लेन्स को, इन वैलीज जो ट्रेंचेस बन गई थी उनको सेडिमेंट से फिलअप करते हुए कहाँ मिल जाती हैं, एक तो अरेबियन सी में मिल जाती, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और ये वाली अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इस तरह हमारे ये प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि वन ऑफ द, जो कि अमंग्स द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड है, जो कि मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मैक्सिमम ऑफ दीज रिवर्स और फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है,
तो ये भी याद रखना है। और इनमें अभी आजकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है ग्लेशियर्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि जो इनकी मेल्टिंग की रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इन पर स्नो डिपॉजिट हो रही है एवरी ईयर, तो वो ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं, साइज में पीछे हटते जा रहे हैं। और ये बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि जो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एमपी, पंजाब, हरियाणा, इन सब पोर्शन को क्या है वाटर की स्कार्सिटी होने लगे, क्योंकि ये रिवर्स फिर वाटर ना लाएं। तो मेन रिवर्स के नाम आप यहाँ मैं बता देता हूँ। इंडस तो हो गई मेन रिवर, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चिमनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। प्री का क्वेश्चन था इस बार कि वो कौन सी रिवर है जिसमें 2 और रिवर आके मिलती हैं और वो फिर इंडस में जाके मिलती है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, चिनाब इन जो 4 हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है चिनाब, उसके बाद है झेलम और उसके बाद है सतलुज। तो ये सब सतलुज और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। और रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी भी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इंडस के बाद जो सबसे बड़ी रिवर है वो चिनाब है। और ये इस बात के प्री का, यूपीएससी के प्री का यही क्वेश्चन था और लोग उसमें क्या लगा के आ गए थे, कोई तो सतलुज लगा के आ गया था और कोई झेलम लगा के आ गया। इधर देखें तो हम गंगा मेन रिवर है, सबको पता है, और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। और एक अलग रिवर सिस्टम नाम दे देते हैं इसे बांग्लादेश में, पर ये यहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आप इसे गूगल पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लियर वाटर्स में ऐसा लगेगा कि कुछ डिपॉजिट हो रहा है, जैसे लैंड बनता जा रहा है इस डिपोजिशन की वजह से, जो कि ये ले जा रहे हैं। मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखिए डेल्टा देख लीजिए आप। इधर से आ रही है हमारी गंगा, ठीक है, इधर से आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र, और वो ऐसे कुछ गंगा की ट्रिब्यूटरी यहाँ से भी आ जाती है, ऐसे ऐसे जाके काफ़ी सारा पानी ऐसे यहाँ तक डिपॉजिट कर रही हैं। और फिर ये देखिए, मैंने बोला था कि आपको क्लियरली गूगल अर्थ पे दिखेगा, गूगल मैप्स पे, कि कुछ वाटर, ये ओशन वाटर में कुछ तो जाके मिल रहा है और उसकी जो डेप्थ है उसे कम कर रहा है। ब्लू पोर्शन आपको अलग ही चमक रहा होगा। दिस इज द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ये मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें नहीं पूछा गया हो। इसी बिगेस्ट डेल्टा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीसीज रहती है, कैट स्पीसीज, जिसका नाम क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि टाइगर या कैट फैमिली में लॉयन भी आ जाते हैं उसमें, उनमें लगभग सबसे बड़ी स्पीसीज में से एक है। अफ्रीकन लॉयन हो गए, बंगाल टाइगर हो गए और रशियन या साइबेरियन टाइगर हो गई। ये लगभग तीनों साइज में इक्वल हैं एंड मोस्ट एलिगेंट माने जाते हैं एज फार एज जो कार्निवोरस कंसर्न है वर्ल्ड में, कैट फैमिली कंसर्न है उसमें। तो ये देख लिया आपने। तो 2 चीज़ें देख ली हमने, रिवर्स देख ली, माउंटेन प्लेन्स देख लिए, माउंटेन्स देख लिए और प्लेन्स देख लिए, है ना। जो नॉर्थ की रिवर है, प्लेन्स हैं एंड माउंटेन्स हैं, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है और इनका फॉर्मेशन भी कनेक्टेड है। जब इंडिया इस साइड मूव कर रहा था करीब 50 मिलियन ईयर्स अगो से लेके प्रेजेंट तक, अभी प्रेजेंट में ये चल रहा है, माउंटेन बिल्डिंग चल रही है, हिमालयस की फॉर्मेशन अभी भी चल रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस की वजह से, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। प्लीज़ रिवाइज कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न फॉर द मेंस एग्जाम। इवन आप अगर ज्योग्राफी का ऑप्शनल ले रहे हैं या फिर ज्योग्राफी के जीएस के लिए। अब और आ जाते हैं हम इसके नीचे। तो यहाँ तक तो हो गई कहानी प्लेन्स वगैरह की और रिवर्स और माउंटेन्स की। अब इसके नीचे आते हैं तो हमें कुछ रेलिक माउंटेन रेंजेस, रेलिक मतलब पुरानी माउंटेन रेंजेस दिखती हैं। उनमें 3 इम्पोर्टेंट है। एक तो अरावली, इसकी बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी। ये क्या है? अरावली है करीब 2.7 बिलियन ईयर्स अगो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, जो कि अभी खिस गई है किसकी? एक्सोजेनिक या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्सोजेनिक भी बोलते हैं और इंटरनल को एंडोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं कल बताना भूल गया, अब मैंने ये नाम बता दिया। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वाटर और एयर की वजह से घिस घिस के बहुत कम रह गया है इनका रिलीफ। सिमिलरली ये कुछ रेंजेस हैं, विंध्यान रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस।
ये तो बनी थी अरावली तो 2.7 बिलियन ईयर अगो। विंध्या और जो सतपुड़ा बनी है वो बेसिकली ऐसे बनी है कि हम थोड़ा साउथ में आ जाए, फिर मैं विंध्या और सतपुड़ा का ओरिजिन एक्सप्लेन कर। ये जो आपको ट्रायंगुलर बॉडी दिख रही है इसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ये क्या है, मैंने आपको प्लेटू के फॉर्मेशन बताया था कि कहीं लावा की कोई लंबी सी फिसर अलोंग द होल लेंथ ऑफ ए बॉडी है ना, कंटिनेंट या एरिया, पूरा मोल्टन लावा जो कि बहुत फ्लूइड हो उसको फैलाती जाए और लेयर बनाती जाए, तो वो फिर माउंटेन नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, प्लेटू। तो करीब 150 मिलियन ईयर्स अगो जब डायनासोर बढ़ रहे थे अपने साइज में, 220 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर का ओरिजिन था और ये अपना राज्य फैला रहे थे डायनासोर। तब जब ये वाला पोर्शन जो इंडिया वाला पोर्शन है, ये पहले बताया था आपको किसके साथ था, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, साउथ में था। तो जब ये टूटा वहाँ से ये वाला पोर्शन, तो इस बाउंड्री पे क्या है, जो अभी हमारी कोस्ट्स हैं, इस बाउंड्री पे फिसर्स बनने लगी थी और उनसे लावा फ्लो होने लगा था इस पूरे एरिया में। ये उधर उस साइड भी हुआ था, जो जहाँ भी जिस भी कंटिनेंट से ये टूटे थे, मान लो ऑस्ट्रेलिया लगा था इस साइड या फिर अंटार्कटिका या अफ्रीका लगा था, तो उस पर भी यही काम हुआ था। टूट के ये तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आके और एशिया से टकरा गया और वो लोग और कहीं चले गए, आज जो पोजीशन है वहाँ पहुँच गए। तो आप इतना समझ लीजिए, एक बार ये डेक्कन का प्लेटू बन गया करीब 150 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर 50 मिलियन ईयर्स मतलब अगो 150 मिलियन ईयर्स अगो तो ये डेक्कन प्लेटू बन गया है ना, ये पूरा इसमें लावा फैल गया। फिर ये करीब 100 मिलियन ईयर्स लेटर यानी 50 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट टाइम से देखें, 100 मिलियन ईयर्स ये ड्रिफ्ट होते होते हुए एशिया से टकराया। और जब टकराया तो क्या हुआ बताता हूँ आपको, कि ये तो पोर्शन तो कुछ नीचे चला गया इसके, है ना, यूरेशियन वाला जो पार्ट था, एशियन वाला पार्ट था, उसका इंडिया वाला पोर्शन वो उसके कुछ नीचे धंस गया। तो ये डेक्कन प्लेटू हिमालयाज की फॉर्मेशन हो गई, या ट्रेंच या वैली बन गए, जो कि बाद में प्लेन्स बन गए। ये जो पोर्शन था इसमें दो चीज़ें हुई। ये पहले तो अगर ये नॉर्थ जो भी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मान लीजिए आप हिमालयाज की एज कम्पेयर टू डेक्कन, तो ये धंसा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर उठ गया, है ना, ऊपर उठ गया। और कुछ क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स था तो कुछ रिफ्ट वैलीज भी बन गई। रिफ्ट वैलीज मैंने आपको बताया था दो तरह से बन सकती हैं, या तो ये लैंड मास बीच में से टूट के इधर उधर चला जाए लेकिन वल्केनिज्म ना हो पाए, ऊपर वल्केना बाहर ना आ पाए, जैसे कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और दूसरे फॉल्ट कब हो सकती है, ये एक लैंड मास है ना, और इसे दो फोर्सेज ऐसे पुल कर रही हैं, पुश कर रही हैं, ठीक है। तो फ्रैक्चर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तो ये दो फोर्सेस ऐसे थी और ये फ्रैक्चर हो गया यहाँ, तो इससे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्चर होके ये तो हो गई एशिया और इंडिया वाला जो बाउंड्री है टकरा रही है, जहाँ टकरा रही हैं, और ये हो गई हमारी नर्मदा की जो वैली है। मैंने कल बोला था नर्मदा किससे बहती है, एक रिफ्ट वैली से बहती है इधर से आके, ठीक है। तो यहाँ फॉल्ट हुआ, कुछ पोर्शन ऊपर उठ गया जो दोनों साइड का, कुछ नीचे ही रह गया। तो जो नीचे रह गया उसे हम रिफ्ट वैली बोल देते हैं, और जो ऊपर उठ गई वो पोर्शन, जो डेक्कन प्लेटू को जो पोर्शन ऊपर उठ गए उनमें उन्हें विंध्या रेंज या नॉर्थ वाली को विंध्या रेंज और साउथ वाली को सतपुड़ा रेंज बोल देते हैं। ये हो गया इनका ओरिजिन और फॉर्मेशन। प्लीज़ ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिए, कभी कभार ये पूछ लेते हैं सिंपली कि ये इनका फॉर्मेशन, कोई भी माउंटेन रेंज दे देंगे आपको और बोलेंगे इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो बेसिकली ये कैसे फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, विंध्या और सतपुड़ा कैसे फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन है। बेसिकली फॉल्टिंग की वजह से कुछ पोर्शन ऊपर उठ गया है और कुछ नीचे रह गया है, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और साउथ में। तो आपको डेक्कन प्लेटू तो मैंने समझा ही दिया। डेक्कन प्लेटू के जो वेस्टर्न मार्जिन है, मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब ये कंटिनेंट धंसा ये एशिया के नीचे, तो फिर ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया और नॉर्थ ईस्ट वाला नीचे रह गया। तो एक प्लेटू जो कि पहले
ऐसा था, टेबल लैंड था, उसका ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, ये धंस गया, तो अब आपको ये कैसे दिखेगा, ऐसे, है ना। तो इसीलिए हमें ये डेक्कन प्लेटू का, जो डेक्कन प्लेटू की जो वेस्ट साइड है वो हाई माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में, कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस की फॉर्म में नज़र आती हैं, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो धंस गया है, वो डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस की फॉर्म में नज़र आती हैं। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स आर नॉट माउंटेन्स एंड ईस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नॉट माउंटेन, दे आर पार्ट ऑफ द सेम डेक्कन प्लेटू, जो कि अब नदियों ने क्या कर दिया है, रोड कर दिया है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी भी इसी में कह सकते हो आप। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का भी ओरिजिन हो गया है। अब कुछ बहुत माइनर चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसमें कोई नदी भी नहीं गई, है ना। और जब शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब यहाँ से नदी जाती भी थी, तो जो भी वैली थी, रिफ्ट वैली थी, वो यहाँ की भर दिया उनके सेडिमेंट्स ने। लेकिन अभी यहाँ बारिश भी कम होती है और वैली भी, वो रिवर्स भी नहीं है, तो यहाँ पे पानी की कमी है। सेम इज़ द प्रॉब्लम विद दिस ग्रीन पार्ट, गुजरात वाला। गुजरात के कुछ साउथ वाले पोर्शन में तो पानी बरसता है, पर ये नॉर्थ वाला, कच्छ वाला पोर्शन है, इसमें डेजर्ट टाइप कंडीशन है, सलाइन वाटर है, जो कि सी का इंट्रूड कर जाता है कभी कभार। उसके अलावा जो वेस्ट है, वेस्टर्न घाट का वेस्ट है, उसमें कुछ प्लेन्स मिलते हैं हमें, नैरो कोस्टल प्लेन्स, करीब 20 to 50 किलोमीटर, इतना भी शायद ज़्यादा है, अगर इन्होंने डेटा ले रखा है चेक कर लीजिए। तो कुछ कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं और वो बड़े फर्टाइल हैं, क्योंकि बारिश भी अच्छी होती है। हम देखेंगे मानसून की बारिश कैसे होती है, और वो इन प्लेन्स में अच्छी होती है। और ऐसे ही ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में, ये देखिए ग्रीन से, ग्रीन दिखा रहा है कि लो एल्टीट्यूड, येलो दिखा रहा है हाई एल्टीट्यूड, हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो ये आपको कोस्टल प्लेन्स मिल जाते हैं। तो डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए, और रिवर वैलीज हो गई, डेक्कन प्लेटू हो गया, मिड लैंड हो गए, मिड हाई लैंड हो गए, ये जो सतपुड़ा, विंध्या, हिमालय हो गया, और गैंजेटिक प्लेन्स हो गए। अब इसके अलावा बस 2 चीज़ें बचती हैं, वो भी देख लेते हैं हम। वो क्या है, मैंने बात की थी अभी आपसे कि हमारी मेनलैंड और टेरिटरी से 2 आइलैंड ग्रुप भी अटैच्ड इन द सेंस नेशन, हमें इन्हें अपने नेशन का पार्ट मानते हैं। वैसे तो ये सेपरेटेड है वाटर बॉडीज से, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। तो ये करीब 2 आइलैंड हैं जो कि इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये इंडिया के फिजिकल फीचर्स हो गए। और अच्छे से देखना है तो गूगल में दिखा देता हूँ मैं आपको, गूगल अर्थ पे आपको यहाँ पे कई सारे, देखिए रिवर्स की क्लियरली दिख रहा है कि रिवर्स कैसे जा रही है, कैसे इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये गंगा वाला पोर्शन है, ये सोन वगैरह है, ठीक है। ये गंगा हो गई, और इधर से कहीं एक और यमुना आ रही होगी जो यहीं से यहाँ मिल जाती है। ये और बड़ी नदियाँ हैं जो कि गंगा को कहाँ मिल जाती हैं, पटना वगैरह पे, ठीक है। तो इनके नाम हम बाद में देखते हैं, इस चैप्टर में नहीं देखना है। पर बेसिकली इससे आप जो ये मैप्स हैं, गूगल मैप्स, इनसे आप इंडिया का जो फीचर्स हैं उन्हें आप स्पेस से देख सकते हैं, तो आप उन्हें क्लियरली उन्हें याद रख सकते हैं। इधर ये माउंटेन्स हो गए, इधर ये रिवर्स और प्लेन्स हो गए, इधर ये देखिए कम्प्लीटली दिख रहा है, सैंडी पार्ट है, सैंड्स है, जब तो येलो दिख रहा है। देन इधर माउंटेन और कुछ उसका कॉम्बिनेशन हो गया फॉरेस्ट का। और नीचे आ जाइए तो फिर ये डेक्कन प्लेटू दिख रहा है ना, प्लेन्स हो गए, इधर भी प्लेन्स हो गए, कुछ माउंटेन रेंजेस जो फॉरेस्टेड है। तो ऐसे आप पूरा इन्हें बिल्कुल रियल टाइम में, या आप कह सकते हैं किस में देख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने स्पेस से जाकर आप ये सारे फीचर्स स्पेस से नज़र आते हैं। तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो 2 हमारे आइलैंड्स हैं वो ये रहे, एक तो अंडमान एंड निकोबार और दूसरा ये मालदीव्स, जो कि किससे सेपरेटेड है, लक्षद्वीप, जो कि किससे सेपरेटेड है, मालदीव से, ठीक है, जो कि एक अलग नेशन है, वो हमारा पार्ट नहीं है। श्रीलंका भी एक अलग नेशन। सो ये तो हो गए इंडिया के फिजिकल फीचर्स, मैंने आपको मैप में सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। हिमालय की 3 रेंज हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देन नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स, जो कि बेसिकली किससे बने हैं, जो एल्यूवियल, जो भी सैंड, सिल्ट एंड क्ले रिवर्स अपने साथ लाई हैं हिमालय से, वो उन्हें कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, कहाँ प्लेन, जो वैलीज थी
वहाँ क्या बन गए हैं, प्लेन्स, जो मिडिल प्लेन्स भी बोल देते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स भी बोल देते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स भी बन गए, प्लेन्स देख लिए हैं हमने। ये वो डेल्टा वाला फैक्ट दे रखा है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मान लो ये रिवर कहीं ओरिजिनेट हो रही है हेड से, तो मैंने बताया गंगा में आके कई सारी नदी मिलती हैं, ये गंगा का हेड है। तो ये जो पानी इसको ट्रिब्यूट कर रही हैं, दे रही हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्रिब्यूटरीज। और फिर फाइनली जाके ये डेल्टा टाइप का एक ट्रायंगुलर शेप बना रही थी, तो ये इसके पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, है ना, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इससे डेल्टा बनता है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का। देन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देख लिए। ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या बोल देते हैं, जो रिवर्स लाके अपने प्लेन्स में करती हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये नाम याद रखना है, ये भी इन्होंने दे रखा है साइड में। फॉर एग्जाम्पल गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्रोवाइड लॉट्स ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेन्स। देन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसका थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा मतलब मैं कुछ पार्ट, आधे से भी ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में भी है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना, जो डक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू, जो ट्रायंगुलर बॉडी जिसकी हमने बात की थी वो है। और उसके नॉर्थ में विंध्यास एंड सतपुड़ाज हैं, जिनकी फॉर्मेशन, वैसे तो वो पेनिनसुलर प्लेटू के ही पार्ट है, पर वो अब जब से ये इंडियन कंटिनेंट यूरेशिया से टकराया तो रिफ्टिंग और फॉल्टिंग की वजह से वो ब्लॉक माउंटेन्स बन गए हैं। देन नर्मदा और तापी, जो कि इनकी रिफ्ट वैली से बहती हैं, सतपुड़ा और विंध्यास की, वो भी देख लिए थे हमने। और दीज आर अमंग द बिगेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द कंट्री। नर्मदा पूरे कंट्री की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सारी जो रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो, उसकी ट्रिब्यूटरी हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सब कहाँ ईस्ट में बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। लेकिन जो नर्मदा और तापी हैं, ये कुछ बड़ी नदियाँ हैं जो कि वेस्ट में फ्लो करके अरेबियन सी में मिलती हैं। मैप देखते रहिए, मैंने बोला था मैप लेके बैठिए, हेल्प होगी आपकी। और इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें मिलती रहती हैं अरेबियन से, लेकिन वो काफ़ी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू नर्मदा और तापी। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट क्या है और फॉर्मेशन क्या है वो हमने देख ली। कोस्टल प्लेन्स क्या हैं वो भी देख लिए। ईस्टर्न घाट के ईस्ट में और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो नैरो प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, उन्हें हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के प्लेन बोल देते हैं। डू यू नो कोरल, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे तो कोरल पे हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, पर आप ये समझ लीजिए जो सेलो वाटर बॉडीज रहती हैं ओशन में, जो कि मान लो ये माउंट टॉप है और ये वाटर से बाहर नहीं आया, तो यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू किए और वो मरते गए और उनका स्केलेटल जमा होता गया, फिर उस पर नए ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, उनका स्केलेटन जमा हुआ, फिर उनका स्केलेटन जमा हुआ, और इस तरह ये पहले अंडर वाटर थे, अब अबव वाटर आ जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, कोरल्स। कोरल्स क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सी लिविंग क्रिएचर हैं, एनिमल्स हैं जो कि सेलो वाटर और टेम्परेट या आपके लिए ट्रॉपिकल वाटर्स में होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और वो ग्रो करते करते सरफेस तक आ जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी को हार्वर करते हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थ के जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उससे इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्हें हम क्या कोरल ब्लीचिंग बोल देते हैं। ये इस पर पूरा प्लीज़ एक हमारा राहुल सर ने पूरा एक वीडियो बना रखा है ग्रेट बैरियर रीफ पे, उसमें इसके बारे में कंप्लीट बना रखा है। कोरल क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे कितनी बायोडाइवर्सिटी वो ग्रेट बैरियर रीफ का बायोडाइवर्सिटी वो हार्बर करते हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बता रखी हैं, वो देख लीजिए आप। तो ये सी लिविंग में एनिमल होता है जिसका नाम क्या है, पॉलिप्स। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी हो गई, ये कहाँ,
ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये आपने एक नाम सुना होगा सुनामी, कुछ लोगों से टी सुनामी भी बोलते हैं, पर जापानीज लैंग्वेज थोड़ी अजीब है तो वहाँ टी साइलेंट रहता है और सुनामी इसे बोला जाता है। जापान कहाँ पे है? एक फॉल्ट लाइन के अलोंग है, जहाँ की प्लेट हमेशा मूव करती रहती हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, है ना। उस वजह से अगर मान लो ये सी फ्लोर है और इस पर पानी भरा हुआ है और एक अर्थक्वेक आया जिसने इस जो सी फ्लोर है उसको करीब आप कह लीजिए 1.5 मीटर या एक मीटर हाइट से 1 मीटर हाइट से एकदम सडनली ऊपर या नीचे कर दिया, तो ये पूरा वाटर वॉल्यूम ऐसे ऊपर होगा फिर ये नीचे होगा। तो इससे कुछ वेव्स बनेंगी जो कि क्योंकि ओशन का वाटर तो बहुत बड़ा है तो वहाँ ये वेव्स का पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही ये पानी जो वेव है कोस्टल एरियाज में पहुँचती है तो क्योंकि अब ये यहाँ पे वाटर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये पूरी जो एनर्जी फोर्स है वो इतने वाटर जो कोस्टल वाटर्स हैं उन पे जाके अप्लाई होता है और वो फिर लैंड पे जाके वहाँ तबाही मचा देती हैं। इन्हें हम सुनामी वेव्स बोलते हैं। एक लड़की ने पोयम लिखी है, अपर्णा सिन्हा ने, आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी अच्छी है। और ये जो सुनामी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आया था 2004 के दिसंबर, सर्दियों में 24 दिसंबर। उस टाइम मैं भी पुरी का जो बीच था उड़ीसा में वहीं थे, लेकिन वहाँ नहीं आया था। लकीली हम भी नहा रहे थे शाम के टाइम ही, वहाँ एंजॉय कर रहे थे और लकीली हमारी लाइफ बच गई। पुरी से आप ये समझ लीजिए उड़ीसा के जो साउथ में थे, साउथ में पूरा तमिलनाडु तक उनमें सब में ये सुनामी वेव्स आई थी। इसका ओरिजिन था कहीं जो हमारे अंडमान आइलैंड देखे थे उसके ईस्ट में और आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था और ये क्योंकि पूरी वाटर बॉडी एक ही है तो ये वेव्स ट्रेवल करते हुए इंडिया में भी आई थी और अंडमान आइलैंड की वजह से शायद, है ना, मेरा मानना है कि ये जो नॉर्थ में जो वेव आ सकती थी सुमात्रन में जो अर्थक्वेक आया था वो नॉर्थ वाले पोर्शन में वो वेव नहीं आई थी और इसीलिए आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। किलर सुनामी वेव्स, यह कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। दोस्तों लक्षद्वीप और निकोबार आइलैंड के बारे में दे रखा है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे बोला है ये मैं नहीं करवाऊंगा, प्लीज़ इन्हें पढ़िए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए और अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको चैप्टर में कितना समझ में आया है, कितना याद रहा है और कितना रिवाइज करने की ज़रूरत है। एज़ फार एज रिवीजन इज़ कंसर्न तो 6th क्लास की NCERT हमारी कल सारे लेक्चर हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं परसों यानी कि आज 25 है तो 27 से 28 तक 6th की NCERT का आपके लिए एक रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड उस पर बेस्ड जो प्री और मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करूँगा विद आंसर्स। ऑब्वियसली क्वेश्चन डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है अगर आंसर ना बताओ, तो वो हम इसके बाद करेंगे। वो हमारा इसका ओवरऑल 9th लेक्चर हो जाएगा तो उसमें करेंगे। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, नहीं समझ तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है या नहीं। और फिर अटैम्प्ट करने के बाद जो भी नहीं आ रहे हैं मुझसे पूछिए। और एक और काम, प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी रिटन एग्ज़ाम की या जो 1 डे एग्ज़ाम है MCQ की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्लीज़ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। UPSC या किसी भी एग्ज़ाम में उन्हीं लोगों का नहीं होता है जो नोट्स नहीं बनाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, 10 बुक में पढ़ते हैं पर नोट्स नहीं बनाते हैं। कॉन्साइज नोट्स बनाइए, आपका जो भी तरीका हो उस तरीके से, और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। दिस इज़ द वे टू सक्सेस। स्टिक टू सिलेबस जो कि NCERT बेस्ट है उसके लिए, एंड नोट्स फॉर्मेशन और उनका रिवीजन। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। थैंक्स दोस्तों, लास्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।